नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, हल्ला बोल रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर रहते हुए उन दिग्गजों से बातचीत कर रही है, टटोल रही है, आखिर जिस रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं, जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा, बीजेपी ने 2018 के आकलन के बाद इस बार रणनीति बदली है। 2023 के चुनाव को 2003 की तरह देख रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कई मुद्दों पर सवालों के जवाब पूरी बेबाकी से दिए। मध्य प्रदेश में चुनाव चरम पर है, बीजेपी के दिग्गज मैदान में है और 15 सालों की सरकार 18 में चली गई थी। 23 में क्या चुनावी समर देख पा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और पीएम मोदी की सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, पूरा मध्य प्रदेश आपने घूमा है, नर्मदा किनारे आपका जीवन सर लगातार बीता है, नर्मदा की सेवा में आप रत रहे हैं। 18 और 23 में क्या अंतर देख पा रहे हैं? हम 23 को 2003 के रूप में देख रहे हैं। जो 2003 में विजय हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी पुनरावृत्ति 2023 में। वजह क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है कि आप 23 की 3 से तुलना कर रहे हैं? उसके पीछे हमारी ग्रामीण गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हमने धरातल पर किया है वो है, और तीसरा आने वाला लक्ष्य है जो 25 साल में भारत दुनिया में श्रेष्ठ देश हो और मध्य प्रदेश देश में अव्वल नंबर का राज्य हो। और मुझे जब मैं कहता हूँ तो मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि विकास के साथ में विरासत की जो यात्रा है ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने ना तो विकास किया ना विरासत की चिंता की है, और इसलिए पिछले 10 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने किया है वो निश्चित रूप से परिणामदायी है। और इस आधार पर ही मैं कह रहा हूँ 2003 में हमने कांग्रेस के निरंकुश और भ्रष्ट शासन को उखाड़ा था, और इन 20 सालों में पिछली बार जो गलती हुई थी जनता को उस बात का अफसोस है, और इसलिए मैं मानता हूं कि 2003 की पुनरावृत्ति होगी। ये इसलिए भी मैं मान लूं कि आप कह रहे हैं 2003 की तरह 23 में होगा, क्योंकि दिग्गज आ गए, 3 केंद्रीय मंत्री आप स्वयं हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, 7 सांसद हैं, केंद्रीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको उतारना पड़ा। सर, इनकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? नहीं, मैं इस आधार पर कह रहा हूँ ये परसेप्शन बिगाड़ने वाली कोशिश जो कांग्रेस ने की थी वो उनके गले पड़ गई। एक तरफ 2003 के पहले का थका हुआ और पराजित नेतृत्व है, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, और दूसरी तरफ 2003 में जो परवान चढ़ा हुआ भाजपा का नेतृत्व है वो सामने है। वहाँ दूसरी पंक्ति का कोई नेता नहीं है। यहाँ 2003 के बाद पारी शुरू करने वाले वो तमाम चेहरे हैं जो 86 से एक साथ मित्रवत युवा मोर्चे में काम करने आए थे। आज पार्टी के निर्णयों के कारण कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 2 केंद्र में मंत्री है, एक राष्ट्रीय महामंत्री है संगठन का, वो मैदान पर है। और मुझे लगता है कि जब ये लोग इसी सरकार में मंत्री थे तब भी लोगों ने देखा है, कैलाश जी को देखा है, नरेंद्र सिंह जी को देखा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते इस राज्य में मंत्री रहे। अपवाद मेरे साथ है कि मैं अकेला पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी हम सारे जितने हमारे मित्रगण हैं ये पहले इस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसलिए आप दिग्गज कह रहे हैं, आपको धन्यवाद, लेकिन कांग्रेस के लोग तो हम लोगों को कभी दिग्गज कहते नहीं थे, पहली बार वो हमको दिग्गज कह रहे हैं तो हम खुश हैं। लेकिन सामने कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास क्या है। और जब ये बात कहते थे वो, तब मैंने ये बात कही बड़े ईमानदारी के साथ, और इसलिए वो बेनकाबी हुए। आज कुर्ते फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। कल कमलनाथ जी को वो नौटंकी करने की जरूरत पड़ी, ये इंटरव्यू छोड़ कर गए, अंदर से दिग्विजय सिंह जी का हाथ पकड़ के प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, बताइए कि अपनी दोस्ती कैसी है। और जो उन्होंने शब्द उपयोग किया है वो तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन वो भूल गए कि जय वीरू कहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? मुझे लगता है जेल से छूटकर ही आए थे, और उसके बाद का कहानी वो सुनाते रहते हैं। तो पिक्चर देखनी होगी तो पूरी देखनी होगी, तो फिर से रवानगी होगी क्या? मुझे लगता है कि मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि उपमा देने के पहले लोगों को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि आखिर वो उपमा क्या दे रहे हैं। उपमाओं से भी चीजें
परसेप्शन बनता और बिगड़ता है। तो जो चीजें उन्हें कहने में गलती की है ये उन्हें जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना है। हम किसी को जेल पहुंचाने के नियत हमारी नहीं है। हम हमेशा मानते हैं कि जो राजनीति पे काम करने वाले लोग हैं वो मूल्यों की राजनीति करें, मुद्दों की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। और समझ अगर आ गया हो, जैसे वो अभी नकली हिंदू बन रहे हैं, चुनावी हिंदू बन रहे हैं, विरासत की चिंता पहले कर ली होती तो ये नौबत नहीं आती। सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं देख रहा हूँ, बातचीत के दौरान आप मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर खुशी है, लेकिन बाकी दिग्गज नेता बड़ी अड़चन में है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर साहब को देख लीजिए दिमनी में, या फिर कैलाश विजयवर्गीय की भी फाइट इलेक्शन है। आप पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये परसेप्शन, मैंने फिर वही कहा, ये कांग्रेस ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे उनकी पहली लिस्ट आई तो कांग्रेस के इस्तीफों की झड़ी लग गई। पर कमलनाथ जी ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कुत्ते फाड़ो। उसके बाद से जो चित्र आप देख रहे हैं, कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था, मन और मेहनत एक नहीं होगी तो ईश्वर साथ नहीं देगा। मन एक नहीं है, ये कल का चित्र बता रहा है। मेहनत कहीं दिख नहीं रही, ये दूसरा मध्य प्रदेश दिख रहा है। और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपके कैमरे से तो कोई बच नहीं पाता है। पर कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुल नाथ ने तो आमंत्रण भेज दिया है। मैंने सुना है वो चौराहे पे किसी के उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी थी, कांग्रेस को उम्मीदवार की, उसको टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय लड़ गया। क्या है, नकुलनाथ खुद तो बोलते रही हैं, उनको कोई पर्ची देता है, गलत पर्ची पकड़ा दी है, जैसे चौराहे पे पकड़ाई गई थी और गलत निकल गई, ये पर्ची भी कोई गलत निकलने वाली है। ये पर्ची सही पर्ची नहीं है, गलत पर्ची पड़ रही है। 2023 में सामूहिक नेतृत्व की बात करने की बीजेपी को क्या आन पड़ी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति तय करती है। 5 राज्यों में हम एक ही फॉर्मेट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व में जब पीढ़ी बदल के दौर आते हैं तो कई बार ये फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन इसका कारण निश्चित रूप से हमारा केंद्र का नेतृत्व जानता है। लेकिन किसी भी राज्य में अगर हमने ऐसा न किया होता, हम 5 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं, उसी फॉर्मेट पर लड़ रहे हैं। ओके, इस बार बिना दूल्हे की बारात लगाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री की रेस में प्रहलाद पटेल हैं? यदि पार्टी भरोसा जताती है तो। भारतीय जनता पार्टी में दूल्हे जैसे शब्दों का उपयोग होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है, चुनाव संगठन और कार्यकर्ता लड़ते हैं, और इसे चिन्ह और विचार, ये बड़ी ताकत होती है, व्यक्ति का कोई मायने नहीं होता। मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं आप? मुझे लगता है ये अटकलबाजी है। मैं 4 अलग अलग जगह से लोकसभा का सांसद बना हूँ, जहाँ मेरा कोई नहीं था। अब आप उसको विषम परिस्थितियों में जीते, आप विषम परिस्थितियों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही फितरत और संकल्प होता है, और भारतीय जनता पार्टी अगर जो निर्णय करती है उसके साथ कार्यकर्ता चलता है। तो ये अटकलबाजी आपको 3 तारीख के बाद पार्टी के मेंटली रूप से तो तैयार होंगे, क्योंकि ओबीसी के आप बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा रहा है, यदि पार्टी मौका देती है सीएम पद के लिए तो तैयार है आप? ये जवाब राहुल गांधी से मांगना चाहिए, जो बेचारे आज तक मध्य प्रदेश में पिछड़े मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। हमारे पास तो हैट्रिक है, उमा जी, बाबूलाल जी और शिवराज जी मध्य प्रदेश की राजनीति में। इसलिए अगड़े पिछड़े की बात हम लोगों से मत करिए। मैं मानता हूँ अब बोल जवाब में मुझे घुमा रहे हैं। गोल जवाब जैसी बात बिल्कुल नहीं है। इस बात के लिए आपको 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व होगा उसके फैसले का इंतजार करिए। किसी और को कोई अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए और टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। पीएम मोदी दिल्ली से कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर को नो, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो रेवड़ी कल्चर बढ़ रहा है। ऐसे में एमपी की माली हालत बिगड़ रही है। उसी राह पे कांग्रेस पार्टी भी ऐलान कर रही है। क्या एमपी की माली हालत पे ध्यान नहीं दे पा रही पॉलिटिकल पार्टियां? नहीं है, मैं इसको मिक्स करके मत करिए, ये कांग्रेस पर आरोप हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति हो, मैं जल जीवन मिशन का मंत्रालय देखता हूँ, स्वच्छता मेरे पास है। शौचालय और जल जीवन मिशन तो स्कीम थी जिसमें हमने आम आदमी को पैसा दिया। हमने इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराया और थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया, और ये हमने नहीं किया, जो यूनिसेफ ने किया और दुनिया की जो सबसे बेहतर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है
WHO ने किया। मैं स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बार बार कर्ज ले रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, इम्पैक्ट असेसमेंट में ये साफ हो गया कि वो पॉलिसीज वास्तव में प्रभाव छोड़ने वाली थी। तो देश के लिए जरूरी है। हमने स्वच्छता में रिकॉर्ड बना लिया, और अगर शुद्ध पीने का पानी हो और शौचालय हो तो 4 लाख लोग डायरिया से मरने से बच जाएंगे देश में। ये उनका इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड पार्टी असेसमेंट है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो भी जनहितैषी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं या महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उसका साल पूरा होने के बाद में क्या प्रभाव पड़ा, इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए पार्टी हमेशा तैयार रहेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले ही से मजाक उड़ाता था, जैसे बच्चियों को लखपति बनाने की बात की, तो जेंडर इशू बदल गया, अब कोई आलोचना नहीं कर रहा। पहले तो लोगों को रहता था रेवड़ी कल्चर। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के बाद हम किसी भी स्कीम का इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम तैयार हैं। तो ये बातें आज कहना कि हम रेवड़ी कल्चर की तरफ आगे जा रहे हैं। रहा सवाल डेफिसिट का, डेफिसिट के मामले में हम सीमाओं के भीतर के, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर इकोनॉमी ने बड़ी संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि वित्तीय प्रबंधन बेहतर से बेहतर मध्य प्रदेश में किया जा सकता है, कोई संकट नहीं। इस चुनाव में ऐसा लगता है डेवलपमेंट के मुद्दे गायब हो गए। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वादों पर मैदान में नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दे गायब नजर है। कांग्रेस पार्टी कहती है राम मंदिर ले आई बीजेपी, और कांग्रेस पार्टी भी रेवड़ी कल्चर वाले ऐलान कर रही है। कांग्रेस राम मंदिर के मामले में घबरा गई है, क्योंकि उनने जितनी अनर्गल बातें की है पिछले इतिहास में, उनसे ज्यादा हल्की बातें कोई नहीं कर सकता। उनके लोगों ने जो राम जन्मभूमि के लिए टिप्पणियां की हैं, मैं अपने मुंह से उसका शब्दों का उल्लेख करना पाप समझता हूं। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि कमलनाथ जी, आप नरसिम्हा राव की सरकार के मंत्री थे, जब ढांचा गिरा, सुप्रीम कोर्ट में आपने राम के अस्तित्व को नकारने का शपथ पत्र दिया था। आपने राम सेतु को कहा था, उसके भी आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि आप उसे मानव निर्मित नहीं मानते हैं और हम उसके अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। अब आज आपको राम याद आ रहे हैं। और अगर मंदिर बनने की बात कहते, राहुल गांधी ने हमसे प्रश्न पूछा था, सभी देशवासियों के सामने कहा था भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी। अब तो मंदिर बन गया। अब वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो देश में तो दीपावली मनेगी ना। तो इसमें इनको आपत्ति क्या होनी चाहिए? अब आप शिकायत कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को। राम मंदिर तो कब से बन रहा है, जब आंदोलन चला तब नहीं रुका। हमारे काम कभी रुके नहीं राम जन्मभूमि के, लेकिन वो दिन आ गया 450 साल बाद या 500 साल बाद कि हम रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। हमें गर्व है, लेकिन गर्व आपको गर्व नहीं था, आप तो सत्य को नकार रहे थे राम को। और अब आप अपने आप को चुनावी हिंदू बनाकर कह रहे हो कि साहब हनुमान जी और राम जी और भारत का मंदिर और सनातन का मंदिर। तो सनातन आज याद आ रहा है आप। तो मुझे लगता है मुद्दे हैं, गरीब कल्याण हमारा प्रमुख मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण है, और हम आने वाले 25 साल में भारत को श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश देखना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ राज्य देखना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट प्लान है हमारा, मतलब डेवलपमेंट का उदाहरण भी है और प्लान भी है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपके भाई का टिकट काट कर आपको दे दिया, ऐसे तो नहीं तो कि घर में कोई दरार जैसी स्थिति बन गई हो? पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब लिख देने पड़ से, मतलब ये कहकर आप मेरे भाई का अपमान मत करिए, बल्कि उनने परिवारवाद के मुंह पर तमाचा लगाया है। और उन्होंने जो त्याग किया है, राजनीति के लालच और अहंकार में ये श्रेष्ठ आदर्श उदाहरण है कि वो मुझे लेकर आए। मैं तो कहीं और से लड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि हम दोनों भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मेरी सीट खाली। ये जालम सिंह जी का फैसला था? हाँ, ये फैसला जालम सिंह जी का, पार्टी का फैसला, पार्टी की पॉलिसी के अनुरूप हो। नहीं, बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी के अनुरूप जालम सिंह चले? नहीं, उनको पार्टी टिकट दे, उनका टिकट तय था। अच्छा, उसके बाद मुझे टिकट मिल रहा था। ये पार्टी की पॉलिसी यहाँ पर यही थी जो मैं कह रहा हूँ। उसके बावजूद वो तैयार नहीं हुए। ये अपने आप में ऐसा उदाहरण है जो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल रहेगा। ओके, एक और सवाल मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तमाम दिग्गजों को कमजोर सीट पर उतार दिया, सीएम अपनी परंपरागत सीट पर चले गए, सेफ सीट पर चले गए, ये बड़े नेताओं के साथ खेला कर दिया। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। पहले खुद का तो देख ले कि कौन ने किसके साथ खेला किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवारवाद में पागलपन की सीमा को पार कर रही है। बेटे, भाई, पता नहीं, गिनती लगाना मुश्किल हो रहा है।
कमलनाथ के बेटे के अलावा कोई दिखता नहीं। आप ही ने मुझसे प्रश्न पूछा कि उनका बेटा ही ऐलान कर रहा कि हमारे पिताजी शपथ लेंगे, तो पर्ची भले किसी ने पकड़ा, वो पड़ी तो बेचारे ने उसी ने। तो मुझे लगता है कि थका हुआ नेतृत्व ये ऐसी अनर्गल बातें ही करेगा। पहले अपना देख लो, जहाँ कुर्ते फट रहे हैं अभी भी दिख रहा है, मन नहीं मिल रहे हैं, यहाँ की चिंता वो ना करें तो अच्छा। दिग्गजों को अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत, कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं। सत्ता बरकरार दिग्गज रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 5वीं बार हम सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश। 18 में कहाँ चूक हो गई थी जो 23 में सुधार रहे हैं? पार्टी ने कर लिया, इसका आकलन पार्टी ने कर लिया, हो गया है। इसीलिए सामूहिक नेतृत्व नजर आ रहा है, इसलिए 2003 की बातें कर रहे हैं। ये मुस्कुराते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब। सर एक और बात है, आपकी बार 200 पार से शुरुआत हुई थी, कहाँ तक आ गए? मैंने आपसे कहा, मैंने आंकड़ेबाजी में नहीं पढ़ता, लेकिन तब मैं मानता हूँ कि 2003-2023 में दोहराया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब से हम चुनावी समर में बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा 18 में हार का आकलन पार्टी ने कर लिया है और 23 में नई प्लानिंग से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। दिग्गज मैदान में है और बीजेपी को दिग्गज के सहारे ही सत्ता बरकरार रहेगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।